हेलो बच्चों। हेलो सर। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंपनी कितने तरीके का इश्यू ला सकती है। थोड़ा सा पहले बेसिक्स क्लियर करा दूं। मैं आज आपको पढ़ाने आया हूं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या पढ़ाने आया हूं? प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए मैं पहले पीछे से इसका बैकग्राउंड बनाता हूं, कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में मैं सबसे पहले कहता हूं कि एक कंपनी, मैंने आपको बताया था, चाहे तो पब्लिक इश्यू ला सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। लेकिन इसमें भी एक झोला है। झोला समझिए क्या है कि जब भी पब्लिक इश्यू लाएगी तो उसमें तो आपको पता है आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। और आईपीओ भी लाने के दो तरीके हुए उसके, चाहे तो फ्रेश इशू लेकर आ रही है, ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है। पब्लिक इशू का मतलब है पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई इशू आ रहा है। समझे मेरी बातों को? लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सेलेक्टिव लोगों के लिए कोई इशू आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? पॉइंट्स क्लियर हुआ? जब एक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो बेसिकली उसे दो प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो सेक्शन 42 के साथ रूल 14। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये तो था इशू। मैंने शुरू से अब तक हमने पब्लिक इशू का सब कुछ पढ़ लिया। चाहे आप पब्लिक इशू लाओ या प्राइवेट प्लेसमेंट लाओ, दोनों में एक प्रोविजन पक्का कॉमन होता है। बताइए क्या? अलॉटमेंट। याद करो, अलॉटमेंट तो दोनों के केस में होगा ना। और अलॉटमेंट के लिए हमारा कौन सा सेक्शन है? 39। भाई सिक्योरिटी चाहे पब्लिक में इशू करो या सेलेक्टिव लोगों के लिए इशू करोगे तो दोनों में एक कॉमन प्रोविजन होगा, डेट इज व्हाट? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट कौन से सेक्शन में है? 39 में। पॉइंट क्लियर हुआ सर? अब मुद्दे की बात आती है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है, अब मैं कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूं, पहले मैंने इशू के एंगल से बात की थी। समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो भैया वो तो दोनों इशू ला सकती है, पब्लिक इशू भी ला सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है। एग्री? कौन रोक सकता है? लेकिन एक प्राइवेट कंपनी केवल क्या ला सकती है? ओनली एंड ओनली। क्या पब्लिक इशू ला सकती है? अब समझ में आया या नहीं आया? पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं जी प्राइवेट प्लेसमेंट पे। जैसे नाम से ही क्लियर हो गया था कि प्राइवेट प्लेसमेंट किसके लिए है? सेलेक्टिव लोगों के लिए है। अब कितने सेलेक्टिव लोग हैं वो हमें देखने हैं। साथ में रूल 14 क्या बोलेगा वो हमें देखने हैं। साथ में सेक्शन 42 क्या बोलेगा वो हमें देखना है। तो अगर मैं बेसिक बात बोलूं तो एक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है तो उसे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। ठीक है, आइए जी। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने देखिए हाईलाइट किया है। कैसा बेटा? सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। बिल्कुल सही बात है। अगर पब्लिक ऑफर होगा तो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया ना? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, दोनों चीज। क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे इससे पैसे लेने हैं तो मुझे दोनों चीज एक साथ दे रहा हूं। क्या क्या? ऑफर भी दे रहा हूं, साथ में क्या दे रहा हूं? एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा हूं।
अब वो उसे करने के बाद क्या कर लेगा, अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो एक्सेप्ट हो गया। पॉइंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मुझे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सेक्शन 42 की। पहला, हाँ जी बताइए जरा, नॉर्मल सेलेक्टेड पर्सन इसमें होंगे, हमें पहले से पता होगा। देखो वर्ड को सुनिए, जब हम पब्लिक इश्यू लाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि पब्लिक में हमारा शेयर कौन कौन खरीदेगा। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इससे पैसे लेने हैं। तो उन बंदों को आइडेंटिफाइड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइड। और उन्हें कौन आइडेंटिफाइड करेगा? बीओडी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर सिंपल समझे, हो क्या रहा है, स्टोरी क्या चल रही है कि ये एक कंपनी है और ये क्या है, आइडेंटिफाइड पर्सन है। कैसे पर्सन है? कंपनी क्या दे रही है इन्हें? दो चीज दे रही है। क्या? ऑफर कम, उसी के साथ कम का मतलब चीनी कम नहीं, कम का मतलब यहां पर साथ एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपल, ये क्या दे देगा? मनी दे देगा। अब एक दूसरी बात को समझना, अगर हम पब्लिक इश्यू लाते हैं तो सामने वाला कंसिडरेशन में कैश और काइंड दोनों दे सकता है। पॉइंट समझना, जरूरी नहीं है कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पैसा दे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जितना भी पैसा आना चाहिए किस चैनल से आना चाहिए? बैंकिंग चैनल से आना चाहिए। किस चैनल से आना चाहिए बेटा? बैंकिंग। फिर कंपनी क्या करेगी भाई? इसे क्या कर देगी? अलॉटमेंट। और क्या करेगी बताओ जी? इसे क्या दे देगी? शेयर सर्टिफिकेट। यही तो होगा सीन। इसका नाम किस में आ जाएगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। देख रहे हो कितने सेक्शन चल रहे हैं एक साथ। अगर अलॉटमेंट हो रहा है तो 39 आ गया, शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है तो 46 आ गया, और रजिस्टर ऑफ मेंबर आ रहा है तो सेक्शन 88 आ गया। कौन कहता है सेक्शन याद नहीं होते? जरा हमसे आकर मिले। बस वो स्टोरी टेक्निकली क्लियर होनी चाहिए, समझे मेरी बातों को? तो ये प्रोविजन है कि जब हम क्या करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हैं तो हमें इस चीज का स्पेशल क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। समझे? चलिए अब एक लाइन समझना, सुनना। मैंने फॉर एग्जाम्पल, से समझें, एबीसी लिमिटेड ने एक लड़की है मीना, उसे आइडेंटिफाइड किया। ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म इसे भेजा। अब मीना क्या कर रही है? उसकी एक फ्रेंड है सुनीता, कह रही है मैं नहीं ले रही पर मेरी फ्रेंड ले लेगी। क्या रिनाउंस कर सकती है इस राइट को, जैसे राइट इशू में हो जाता था? नहीं, क्योंकि वो सिलेक्टेड आइडेंटिफाइड थी। नाम से देख लो, एक वर्ड से कितना सब कुछ पता पड़ जाता है अगर उस वर्ड पर प्रॉपर ध्यान दिया गया हो तो। पॉइंट क्लियर हुआ सर? तो पहला एक केस देखिए, क्या कहना चाह रहा है, जरा लास्ट लाइन समझिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी राइट ऑफ रिन्यूकेशन, मतलब आप दूसरे बंदे को नहीं दे सकते। दूसरी बात, कैश नहीं चलेगा सर, पहले बताया था मैंने। जरा फोर्थ कंडीशन को समझिए, क्या कह रही है फोर्थ कंडीशन? एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब to the private placement issue shall send application along with subscription money to the company,
सब्सक्रिप्शन मनी जो आ रही थी, ये वाली देखो बच्चों, ये वाली, ये वाली जो मनी आ रही थी, मैंने क्या बोला था, कैश में नहीं आएगी। किस में नहीं आएगी? कैश में नहीं आएगी, बैंकिंग चैनल में ही आएगी। एक अच्छी चीज, प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा कंपनी जब तक यूज नहीं कर सकती जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए। यानी कि इस पैसे को जिस पर्पज के लिए मंगा रही है, जिस पर्पज के लिए मंगा रही है, पहले वो पर्पज, पहले क्या, जब भी यूज करेगी उस पर्पज में भी, उससे पहले क्या कर दे, अलॉटमेंट कर दे। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, अब तक आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जब देखते थे तो 30 दिन का समय मिलता था। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो फाइल करते थे पैस 3 में, कितने दिन का टाइम मिलता था? 30 दिन का। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को फाइल करने का टाइम केवल 15 दिन है। दूसरी बात याद करें, स्पेशल पॉइंट लिखते चले जाएं, इसे रिनाउंस नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाइड पर्सन को क्या दिया जाएगा, कैश में पैसा नहीं आएगा। चौथा, जब तक इस पैसे को यूज नहीं कर सकते जब तक कि क्या ना हो जाए, अलॉटमेंट ना हो जाए। और अलॉटमेंट के केवल अलॉटमेंट करने नहीं, अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल ना हो जाए। कहां? आरओसी में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक बहुत अच्छी बात है कि आपने एक प्राइवेट प्लेसमेंट का एक ऑफर लाए हो, वो तो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा इशू कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या ऐसा कर सकते हो? मतलब ये तो वो वाली बात हुई, मुंह की रोटी चबी नहीं और दूसरी ठूस रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? पहले मुंह का तो पूरा फिनिश कर लो। पॉइंट, कंडीशन नंबर 5 देखिए जरा, ए कंपनी शैल नॉट मेक एनी फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन विद रेस्पेक्ट टू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस द अलॉटमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफर मेड इज कंप्लीट। चाहे तो कंप्लीट हो जाए या विड्रॉ हो जाए या कंपनी से छोड़ दे। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, एक कंपनी मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल अलॉट सिक्योरिटी विद इन 60 डे। कितने दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा? और जिस दिन अलॉटमेंट कर दिया उसके कितने दिन के अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी पड़ेगी? 15 दिन के अंदर। यानी कि गेम समझे, 60 + 15। अगर सिंपली याद करने का तरीका है क्या? 16 क्या है? 16 क्या है? अलॉटमेंट। और 15 क्या है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है? विद इन, कब से? कब से? फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में? यानी कि पब्लिक ऑफर में कितना टाइम होता है? पब्लिक ऑफर में 30 दिन के अंदर आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट करने के कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, अब आपसे क्वेश्चन है, अगर अलॉटमेंट नहीं करा 60 दिन के अंदर तो पैसा वापस करो। पॉइंट क्लियर हुआ? समझे मेरी बातों को? और अगर पैसा वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ वापस करो। और इंटरेस्ट कितना? 12%।
पर मंथ के हिसाब से। पॉइंट क्लियर? देखो क्लेम को समझो, अलॉटमेंट नहीं किया विद इन अ टाइम तो क्या करो, और अगर पैसा टाइम से वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ वापस करो। अब एक बार बताओ, एक चीज को आप ये कह रहे हो, सुनो, एक तरफ तो आप मुझसे कान में आकर एक बात कह रहे हो, सर ये प्राइवेट बात है किसी से मत बोलना। एक लॉजिक समझो, मुझसे आके कान में कह रहे हो सर ये प्राइवेट बात है किसी से मत बोलना। एक साइड बाहर जाकर आप गाना गा रहे हो, ये खबर छपवा दो अखबार में, फिर वो प्राइवेट कहां रही? फिर वो प्राइवेट कहां रही बेटा? समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो अगर एक कंपनी ने क्या करा, पब्लिक इशू में उसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ या पब्लिक इशू हो गया? पढ़ना जरा कंडीशन नंबर 7। अगर कंपनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट रिलीज कर रही है या कोई भी सोशल मीडिया, मार्केटिंग मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रही है, तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये जो सारे लक्षण हैं ये किसके हैं? पब्लिक इशू के हैं। किसके नहीं है? प्राइवेट प्लेसमेंट के नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको कितने दिन के अंदर फाइल करनी है, कई बार बता चुका हूं। अब देखो सबसे बड़ी पेनल्टी, अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी, कौन से फॉर्म में फाइल कितने दिन के अंदर होती है भाई? 15 दिन के अंदर। तो भाई लेट पेनल्टी कितनी है? जितनी दिन लेट करोगे 1000 रुपए के हिसाब से भरपाई करोगे। मान लो आपने 20 दिन के अंदर फाइल करी, सुन लो मेरी बात, करनी थी कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। 5 दिन की क्या हो गई? रिटर्न फाइलिंग, लेट फाइलिंग हो गई। लगा लो एक इंटू 5, 5000 रुपए पेनल्टी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जरा एक मिनट बात को समझना, अगर कंपनी ने इस सेक्शन की एक भी प्रोविजन को तोड़ा तो डायरेक्टर मर जाएगा, पक्की बात है। पूछो कैसे? पेनल्टी देखना जरा, पेनल्टी देखना। जितना आपने पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिया या 2 करोड़ विच एवरेज लोअर, इतने की तो पेनल्टी है। इतने की तो क्या है बेटा? पेनल्टी है कि जो पैसा आपने किसके थ्रू लिया है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिया या 2 करोड़ विच एवरेज लो। और लास्ट वाला बम समझना, देखो जरा समझना, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट, नाम तो दिया आपने, क्या सुनना, नाम दिया आपने क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या दिया? क्या दिया नाम? लेकिन कॉन्ट्रावेंशन कर दिया आपने प्रोविजन की, तो कानून इसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेता है। क्या मान लेता है? डीम्ड पब्लिक ऑफर। यानी कि क्या? फिर आपको वही पब्लिक इश्यू वाले प्रोविजन लग जाएंगे, याद है आपको? PPLDCR तोड़ देना। पेनल्टी देख रहे हो किस हिसाब से घूम कर आई है? पेनल्टी देख रहे हो किस हिसाब से घूम कर आई है? अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा एक। ये तो थी सेक्शन 42 की कहानी। क्या पास करेंगे जी? रूल 14 आ गया। अब जरा क्या पास करोगे भैया? SR। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और SR पास करोगे तो SR के साथ क्या चिपक कर जाएगी? वाह मां, फॉर्म में करेंगे। वो तो ROC में फाइल हो जाएगा MGT 14। SR पास करोगे तो जो नोटिस कब दोगे आप किसको? शेयर होल्डरों को जो नोटिस दोगे उसमें क्या भेजोगे? इन्विटेशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अच्छा हाँ, वो डिस्क्लोजर। किस आइडेंटिफाइड पर्सन कौन कौन है, किस रेट पर, किस प्राइस पर आप उन्हें इश्यू कर रहे हो, कौन सी सिक्योरिटी आप उन्हें ऑफर्ड कर रहे हो।
कितना पैसा ले रहे हो, उस पैसे को कहां लगाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ। हां, एक रिलैक्सेशन है बच्चों, इफ यू डोंट माइंड बता दूं। अगर एक कंपनी, सुनना मेरी बातों को, डिवेंचर दो तरीके के होते हैं कन्वर्टेबल के बेस, कन्वर्जन के बेस पर। एक तो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। कौन से डिवेंचर बेटा? अगर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर को प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो, इनका क्या ला रहे हो? तो फिर तो एसआर है, चाहे 10 रुपए का ही क्यों ना ला रहे हो, थोड़ा समझना। लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का, कौन से का बेटा? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये रूल 14 का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को विद इन अ लिमिट, जो 180 में आपकी लिमिट दे रखी है, जो पावर होती है बीओडी की, इतनी बोरोइंग्स कर सकते हैं, पावर ऑफ बीओडी, उसके अंदर ला रहे हो तो आपको केवल बीआर से काम कर जाएगा। ओनली बीआर इज रिक्वायर्ड। मतलब पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? लेकिन अगर डायरेक्टर की लिमिट से ज्यादा ला रहे हो तो आपको यहां पर भी किसकी जरूरत पड़ जाएगी? एसआर की। और डायरेक्टर की बोरोइंग लिमिट कौन से सेक्शन के हिसाब से देखी जाती है? 181C, 180 के हिसाब से। समझ में आया? समझ में आई बात या नहीं आई? ये याद रखना। अब अगला बम गिरेगा आपके ऊपर। हां जी, प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने पर्सन हो सकते हैं? सबसे शुरुआत बात, यानी कि कितने आइडेंटिफाइड पर्सन हो सकते हैं? नॉट मोर देन 200। इन अ फाइनेंशियल ईयर। इस लिमिट को समझना। देखिए जी, मान लीजिए, सुनिए, एक कंपनी 2001 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, पूरा क्या हो गया? एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट लाई PP1 30 लोगों के लिए, दूसरा PP2 40 के लिए, PP3 120 के लिए, और PP4 लाना चाहती है 1 साल के अंदर। बताओ कितने के लिए ला सकती है? 200 माइनस कर लो, 30 40 120, कितने हो गए भाई? 190। यानी कि केवल कितनी लिमिट बची है? 10%। क्लियर सर? क्लियर हुई बात? एक फाइनेंस, लेकिन इसके अंदर दो को काउंट नहीं करेंगे 200% में। अगर QI बीज के लिए लेकर आई है, किसके लिए? QI बीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो सेबी ने क्वालिफाइड कर रखे, लिस्ट है, सेबी की लिस्ट में है। दूसरा, अगर इसोप लेकर आई है, इंप्लॉय के लिए लेकर आई है, तो उन्हें हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? और ये जो 200 की लिमिट है, सुन लो मेरी बात, कुछ बच्चे समझ लें, ये जो 200 की लिमिट है, ये इक्विटी के लिए अलग है, प्रेफरेंस के लिए अलग है, डिवेंचर के लिए अलग है। 200 और अलग अलग मतलब क्लास ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने दो बातें बताई। 200 को लिमिट में हम किसे काउंट नहीं करेंगे? 200 में से एक्सक्लूड करेंगे किसे? बताओ जल्दी। QI बीज को, और इस ऑप्स के अंदर अगर इंप्लॉय के लिए आए हैं। और दूसरी बात हमें क्या याद करनी है? अलग अलग ईच क्लास को अलग मानना है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये देखना जरा रूल क्या कहता है, जरा पढ़ देखें। रूल 14 टू प्रोवाइड दैट एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड टू द पर्सन मोर देन 200 इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक बार की लिमिट नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर लिमिट है। द लिमिट ऑफ 200% शैल एक्सक्लूड द QI बीज एंड एम्प्लॉय टू द कंपनी।
बीइंग ऑफर्ड अंडर इसोप, अगर 62(1) के। दूसरा क्या क्लैरिफाइड किया, ये जो रेस्ट्रिक्शन ऊपर दी गई है ये आप रिकॉर्ड करोगे, काउंट करोगे इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ द सिक्योरिटी, आइदर इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ जी, ये जो रूल अप्लाई नहीं होगा ये किन कंपनीज पर नहीं होगा? लिमिट वाला बताइए जी, क्योंकि उनका तो काम ही होता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ये अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर वो एक्ट से रेगुलेट हो रही हैं। हाँ जी, वो जो एप्लीकेशन कम, सुन लीजिए मेरी बात को, ऑफर कम एप्लीकेशन भेजा जा रहा था वो कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा? पैस 4। और इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का वो किस में होगा? पैस 5 में, जो रजिस्टर मेंटेन होगा। और जितना भी बैंक के थ्रू आया गया पैसा है उसका भी रिटर्न आपको रखना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन होंगी। पॉइंट क्लियर हुआ? और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होती है? 15 days। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में आपको क्या क्या भेजना पड़ेगा? जिसको आपने अलॉटमेंट करा है उसका पैन नंबर, उसका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ अलॉटमेंट, कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉट की हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में यही जाता है। तो सेक्शन 39 हर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक इशू में भी आता है और किस में आता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट में। एक चीज लास्ट, कि जो आपने बीआर या एसआर पास किया था वो आपको कहां फाइल करना पड़ेगा? कहां फाइल करना पड़ेगा? आरओसी में, मैंडेटरी फाइलिंग। अब रूल 14 को आप एक ग्लैंस के रूप में देखिए। शुरू करते हैं। देखिए जी, एसआर, एसआर कब पास करना? सुन लीजिए मेरी बातों को। इन केस ऑफ एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में कब पास करना है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में कब पास करना है? जब अगर 181C की लिमिट से ज्यादा हो जाए, और अगर कम है तो किससे काम चल जाएगा? केवल बीआर से। पहली चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? सब्सक्राइबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जल्दी बताइए? 200। एक्सक्लूड किसे किसे कर रहे थे हम इसमें से? ऑप्शन अंडर 62(1)(c). और दूसरी बात और मैंने आपको यहां एक बात बताई थी खास, हर काइंड को आप क्या करोगे? अलग गिनोगे। और ये वाला जो प्रोविजन है नंबर वाला किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर। लेकिन वो कब लागू नहीं होगा? अगर एनबीएफसी को रेगुलेट कर रहा हो कौन? आरबीआई। पॉइंट क्लियर हुआ? केवल ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सब होते हैं। मतलब वो ये इंक्लूड नहीं है। हाँ, मतलब लिमिट उनके लिए अनलिमिटेड नंबर है। जैसे अदर कंपनीज के लिए 200 पर्सन है, अगर कोई एनबीएफसीज है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके लिए चाहे 2000 हो सकते हैं। बच्चा कंफ्यूजन में जाता है कि जी पूरा प्रोविजन हटा देता है। मैंने जो नोट एप्लीकेबल केवल इसको कराया, लिमिट वाले को। पैस 4 में क्या जाएगा जी? जल्दी बताओ, बताइए। पैस 4 में क्या जाएगा? जल्दी बताओ। ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म जो जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, रजिस्टर मेंटेन करोगे, कौन से फॉर्म में? पैस 5 में। और पेमेंट सदा किसके थ्रू होनी चाहिए? बैंकिंग चैनल के थ्रू। मैं इसलिए कह रहा हूं आप अगर इसके भी हेडिंग बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये मैंने एट ए ग्लैंस, इंपॉर्टेंट रूल है, एट ए ग्लैंस इसलिए बनाया। हाँ जी, कितने दिन के अंदर जाएगी? क्या 15। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरा ये मानना है कि आज आप घर पर जाकर एक बार रूल 14 एट ए ग्लैंस, पहले रूल को पढ़े और फिर एट ए ग्लैंस पढ़े। तो सेक्शन 42 साथ में रूल 14 और उसके साथ ये ग्लैंस आप जरूर पढ़ें जो आपके सामने है। समझे बच्चे? बाय बाय, टेक केयर।